दोनों प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग मोस्टली थर्मोडायनामिक्स पोर्शन के ही प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो है ये तीसरा। क्या बोल रहे हो बेटा? तो 2 लेक्चर्स हुआ है, ये तीसरा वाला। हाँ, वो मैंने 3 लिख दिया इसीलिए वहां पे। तो थर्मोडायनामिक्स पोर्शन क्या है, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड मैं कुछ नहीं दिया अभी तक। रीजन बीइंग कि हुआ है नहीं हुआ है अभी तक, बहुत कुछ बैच में बचा हुआ था ये सोच के। सारे बैचेस का हो गया है क्या? सर हीट ट्रांसफर में रेडिएशन वाला पार्ट बाकी है। बाकी है। हो गया सर, लगभग पूरा रेडिएशन भी हो ही गया था कवर हम लोग का सर, बट अभी जस्ट नया नया तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हीट ट्रांसफर के ऊपर। ठीक है, कोई नहीं, चलो एक लेक्चर के बाद करेंगे। आज फिर थर्मोडायनामिक्स और बहुत होगा तो देखेंगे, कंडक्शन करेंगे। एनीवे चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। बैरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल सबको मालूम है? यस सर, वो पास्कल्स बैरोमीटर लॉ क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर नॉर्मल प्रेशर मेजर। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है। वेरी गुड, कोशिश करो फिर इसको।
कुछ हुआ? फर्स्ट पार्ट हुआ, टोटल लेंथ ऑफ बैरोमीटर। तो 74 है क्या? हाँ 74 करेक्ट है, वेरी गुड। शायद मुझे एक बार आंसर देख लेने दो। हाँ 74 करेक्ट है फर्स्ट का। किसने बताया? सर अमन अग्रवाल। अमन, वेरी गुड। सेकेंड और थर्ड का बताओ फिर। अब हो जाएगा, अगर फर्स्ट हो गया तो बाकी भी हो जाएगा। हाँ सर बस दो। सर सेकंड का 73.99 है। सर मुझे 73.95 आ रहा है। हाँ वही 95 सॉरी 99 94 है आंसर। हो Yes, सकता है करेक्ट हो। हाँ हाँ सर हाँ वो एक अप्रोक्सीमेशन लिया था मैंने। थर्ड का 69.54. वेरी गुड। $69.528 आंसर दिया है, बट ठीक है, सही होगा। वेरी गुड। कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने, बताइए मुझे। सर बॉयल्स लॉ से। क्या किया? तो P1 V1 को कांस्टेंट कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे बताने की जरूरत है या सबको आया है आंसर, तो मैं ना बताऊं तो चलेगा? सर बताओ ना, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं हुआ है अब तक। अच्छा तो ठीक है। फॉल्टी बैरोमीटर का क्या मतलब है ये बताओ। हवा रहेगा ऊपर। हाँ, कोई भी बैरोमीटर फॉल्टी कब होगा? जब उसके ऊपर हवा रहेगा। ये बात समझ आ रही है? कोई भी बैरोमीटर फॉल्टी तभी होगा जब उसके ऊपर हवा रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो वैक्यूम रहता है। तो मान लो इसके अंदर एयर ट्रैप हो गया, अपने मन से मैं मान लेता हूं, ठीक है? हाँ सर। तो अपने मन से हम मान लेते हैं कि इसमें एयर ट्रैप हो गया, और ये एयर कितने लेंथ तक है? कुछ नाम दे दो इसका। मान लो H1 हाइट है। ध्यान से समझना सब। और इसमें मर्क्यूरी है, बाकी जो बच गया उसमें है ना। यस सर। तो कहता है कि जब ट्रू बैरोमीटर 73 रीड करता है, तब फॉल्टी वाला 69 करता है, ठीक है? यस। तो यहाँ लिख के रख देते हैं, एक ऐसा टेबल बना देते हैं। इसमें ट्रू रीडिंग लिख देते हैं, और इसमें ट्रू के क्रॉसपॉन्डिंग फॉल्टी रीडिंग लिख देते हैं। तो जब आपका ट्रू 73 है तो फॉल्टी 75 है, और नहीं सॉरी 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 ट्रू 75। 69 है। और जब ट्रू रीडिंग 75 है तब फॉल्टी रीडिंग 70 है। यही कहानी है। यस सर। तो इस वाले में गैप कितने का है? 4 का 4 सर। का, 4 सेंटीमीटर का गैप है। और इस वाले में गैप कितने का है? 5। इस वाले में गैप 5 सेंटीमीटर का है। तो और ये मान लो ऊपर में जो खाली जगह में एयर बच गया, वो एयर एक्चुअली H1 हाइट तक है। आई बात समझ में?
हाँ तो हम ये कह सकते हैं मैं कैसे समझाऊं वो सोच रहा हूं कि जो 4 सेंटीमीटर के गैप के क्रॉसपॉन्डिंग से बताऊं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वही है जो पहले था, हाँ सर। है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में मान लेते हैं कि आई मीन H1 का गैप है ऐसा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ये जो 4 का प्रेशर का गैप है, मतलब 4 सेंटीमीटर मर्क्यूरी का ये जो हाइट होती है बैरोमीटर में, वो तो मर्क्यूरी की हाइट होती है ना। हाँ हाँ सर। तो फॉल्टी वाले बैरोमीटर में 4 सेंटीमीटर मर्क्यूरी के हाइट के बराबर प्रेशर, ये एयर का प्रेशर है। हाँ सर। यस सर। आई बात समझ में। इस वाले में हम कह सकते हैं ना कि एयर प्रेशर is equivalent to 4 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, है ना। यस सर। और इस वाले में कह सकते हैं कि एयर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू 5 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा कह सकते हैं ना। तो इन दोनों में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अगर लगा दें, समझ रहे हैं मेरी बात। इन दोनों में अगर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा दें तो हमारा काम चलेगा। हाँ अच्छा, तो इन दोनों में मैं लगा देता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। रो जी एच रो जो जी ये सब कट हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 4 इंटू H1 इज इक्वल टू 5 इंटू H2, यस है ना। तो यहां से मुझे मिल गया H1 इज 5/4 H2। ये एक एक्सप्रेशन मिल गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। पक्का? यस। अच्छा, अब H2 माइनस H1 कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, तो Yes. समझ रहे हैं कि नहीं? यस। तो मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन होगा कि H1 माइनस H2 इज 1 सेंटीमीटर, क्योंकि एक्चुअल लेंथ ऑफ बैरोमीटर तो कांस्टेंट है ना। हम लोगों से बैरोमीटर का एक्चुअल लेंथ पूछा है, हाँ सर। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बैरोमीटर अगर L कांस्टेंट है, ऐसे समझो, एक्चुअल लेंथ ऑफ बैरोमीटर अगर मेरा L कांस्टेंट है, तो पहले वाली की फॉल्टी में पहले वाले की रीडिंग और दूसरे वाले की रीडिंग में जो गैप होगा, ये एयर कॉलम उतना ही गैप इंक्रीज डिक्रीज किया होगा ना। यस सर। न उससे कम न उससे ज्यादा। तो अगर जब मैं 4 सेंटीमीटर कंसीडर कर रहा हूं, उस समय अगर एयर कॉलम की हाइट H1 है ना, तो जब ये 70 H1 है, तो जब ये मर्क्यूरी की हाइट 69 के बदले 70 हो जाएगी, तब जो इसमें हाइट H2 आएगा, वो H2 H1 से 1 सेंटीमीटर ही ज्यादा कम रहेगा ना।
यस सर। सब लोग श्योर हो इस बात के लिए? यस तो 1 और 2 को अगर सॉल्व कर दोगे तो H1H2 मिलेगा। यस सर यस। क्या मिलेगा? 4 and 5 H1 is 5 and H2 is 4 मिलेगा। यस H1 मैंने कब माना है? जब ये फॉल्टी बैरोमीटर का लेंथ 69 है तब। है ना? तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा? 69 प्लस H1। यस। कोई डाउट किसी को? समझा सर। So this is 69 plus 5, that is 74 सेंटीमीटर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। बहुत ज्यादा थ्योरी व्योरी कुछ बहुत ज्यादा ये नहीं करना है, केवल दिमाग लगाना है इसमें। फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत किसी को? नो सर नो। तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड, व्हाट इज द ट्रू रीडिंग व्हेन फॉल्टी बैरोमीटर रीड्स 69.5? ये होगा अब। मैं कर देता हूं। तो फॉल्टी बैरोमीटर की रीडिंग कितनी है? 69.5। 69.5। तो एयर कॉलम कितना होगा बता सकते हैं? 4.5। 4.5। तो 74 minus 69.5, that is 4.5 सेंटीमीटर। ये एयर कॉलम होगा। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर तो अब अगेन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अगर लगाएंगे, देखिएगा ध्यान से। तो अब जब हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो 4 times H1 is equal to air column 4.5, air column 4.5, so 4.5 times P2 ऐसा कुछ। नहीं, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 4 जाओ। अब मतलब इसकी हाइट मान लो, जब ये कैसे समझाऊं? सर V को A into H1 लिख दीजिए। हाँ तो ए तो दोनों साइड कॉमन हो जाएगा ना, तो ए तो कैंसिल हो जाएगा। समझे मेरी बात? हाँ सर। जैसे 69.5 किया अगर, तो 4.5 के क्रॉसपॉन्डिंग प्रेशर बचा ना, तो 4.5 इंटू एच हो जाएगा। हाँ सर। है ना? और H1 हम लोगों को मिल चुका है 5। तो यहाँ से H की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 4.4। कितना? 4.44। H1 कितना था? 5 था, तो 20/4.5, 49 सो 4.44 ऐसा कुछ यस सर मिलेगा। यस सर, फिर इसको 69.5 में ऐड कर। तो ट्रू रीडिंग क्या होगा? फॉल्टी रीडिंग में इसको ऐड कर देंगे, है ना? तो ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू फॉल्टी रीडिंग प्लस एच। ऐसा होगा। तो
फॉल्ट रीडिंग कितना था 69.5, तो 69.5 प्लस 4.44 कितना होगा ये बता दो। 73.9. 73.94 ये आंसर हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है? तो जब करेक्ट रीडिंग दिया हुआ है फॉल्टी, अच्छा इस बार करेक्ट रीडिंग दिया है, फॉल्टी रीडिंग पूछा है, तो टोटल लेंथ कितना आया था? 74. टोटल लेंथ 74 आया था और फॉल्टी रीडिंग 74 है। नहीं, फॉल्टी रीडिंग ढूंढना है, ट्रू रीडिंग 74 है। हाँ. अच्छा पहले 1 और 2 कॉपी कर लो, मुझे बार बार ऊपर स्क्रॉल करना पड़ रहा है। 1 और 2 जिसको कॉपी करना है कर लो, फिर थर्ड समझाता हूँ। आगे बढ़ूं? लिख लिया सबने? हाँ सर। ठीक है, तो थर्ड देखो। H1 5 मिला है, तो थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड में फिर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाओ। ध्यान से सुनना जरा सा मेरी बात। P1 मतलब पहले वाले रीडिंग के समय जो गैस कॉलम का प्रेशर था वही एयर कॉलम का। Yes. तो पहले वाले के समय एयर कॉलम का प्रेशर कितना था? 4 सेंटीमीटर के बराबर, और उस समय हाइट कितनी आई थी? 5 के बराबर। तो मैं इसको 4 into 5 लिखूंगा। हाँ सर. दिस इज इक्वल टू। दूसरी बार में मेरे से पूछा है कि व्हाट इज द फॉल्टी बैरोमीटर रीडिंग व्हेन ट्रू बैरोमीटर इज 74। तो मैं ऐसे कर देता हूं कि ट्रू बैरोमीटर का 74 है तो फॉल्टी का x है, तो ये प्रेशर मेरा हो जाएगा 74 माइनस एक्स। हाँ यस होगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर P2 की जगह 74 माइनस एक्स। V2 वॉल्यूम कितना बच गया? बताओ। तो टोटल लेंथ 74 था,
टोटल लेंथ 74 था, Yes, sir. फॉल्टी बैरोमीटर x ऑक्युपाई कर चुका है, No. तो वॉल्यूम भी तो 74 माइनस x ही बचा ना। Yes. No. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. तो 74 माइनस x का होल स्क्वायर इज 20. So 74 minus x is root 20. So x is 74 minus 2 root 5. देखो तो कितना होगा? आंसर दे रखा है 69.528 या 258528, ऐसा कुछ दे रखा है। आता है क्या? Yes, sir. जिसको नहीं समझ आया, थोड़ा बहुत भी डाउट है, घर जाके दोबारा इसको आप लोग समझने की कोशिश करो, या अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कुछ दोबारा पूछना है तो बोलिए, घबराइए मत, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने आंसर बताया है, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को अच्छे कैटेगरी में रखता हूँ। केमिस्ट्री में किया हुआ है इसको। हाँ सर। अच्छा, केमिस्ट्री में किया है इसको क्या? ऐसा हाँ, टाइप predict किया है। तो ऐसा मतलब सेम वैल्यूज नहीं बट ऐसा ही किया। अच्छा, ऐसा किया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर यही क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है। हाँ, होगा ही, हर जगह है, कोई ऐसा नहीं है, मतलब क्वेश्चन सेम मिल सकता है। आगे बढ़ो। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, इसको करो, ये भी हो जाएगा, इजी है। दिख रहा है सबको? कोशिश कीजिए, ये भी आएगा आंसर, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है।
आया कुछ आंसर? बोलो, आया किसी को आंसर कुछ? आवाज आ रही है? इसका इनिशियल लेंथ तो एल ही है ना, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इनिशियल लेंथ ऑफ एंड प्रेशर ऑफ ईच पार्ट आर एंड पी नॉट रिस्पेक्टिवली वैसे ही लिख के दिया है। नहीं नहीं, आप देखो तो सही, वेसल का लेंथ 3L है और डायग्राम में दिख रहा है तीनों का इनिशियल L अच्छा, L L ओके है। ओके। तीनों का इनिशियली इक्वल मैग्नीट्यूड है L L L। हाइड्रोजन, हीलियम और CO2। हीलियम मोनोएटॉमिक, तो उसका गामा मालूम है। हाइड्रोजन डायटॉमिक, उसका गामा मालूम है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉलीएटॉमिक, बट पॉलीएटॉमिक में और भी वेरिएशन होते हैं, इसलिए गामा दे दिया है उसका। क्लियर है? हाँ कोशिश करो।
So मैंने आपको एक आंसर टेक्स्ट किया. अच्छा भेजा है क्या? कौन? अमन रंजन, अमन अग्रवाल, अमन ने बोला क्या? So अमन अग्रवाल ने. तो अमन ये जो तुमने आंसर भेजा है ये तीनों को ऐड करके देखो तो 3L आता है क्या? हाँ सर आ रहा है. 2.1 plus 0.9. सर मैंने भी भेजा है आंसर. चांसेस है कि करेक्ट हो. 0.6, 1.5 और 0.9 यही तीनों भेजा है ना आपने? और प्रेशर भी. हाँ सर. अच्छा प्रेशर क्या भेजा है? प्रेशर ऊपर देखो 13 P0/12. सही लग रहा है मुझे आंसर. प्रेशर का आंसर अक्सा का सही लग रहा है मुझे. एक बार मैं देख लूं आंसर. थोड़ी देर पहले देखा था. 13 P0/12 करेक्ट आंसर है. तो ठीक है. सबका हो गया है क्या या मुझे बताने की जरूरत है? सर नहीं आया मुझे. नहीं आया. ठीक है चलो देखो. सब कुछ सही है. टेम्परेचर क्या है? इनिशियल टेम्परेचर 372 -15 157. ठीक है. तो इसका टेम्परेचर है, वैल्यू देख लेंगे बाद में. θ1 वैल्यू बाद में पुट कर देना. इसका टेम्परेचर θ2 भी दिया हुआ है और इसका टेम्परेचर θ3 भी दिया हुआ है. और θ1 का वैल्यू है, सबको केल्विन में बदलोगे तो कितना होगा? अच्छा वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, कुछ होगा. ठीक है इसकी वैल्यूज बाद में पुट कर देंगे. अब मान लेते हैं कि प्रेशर तो तीनों का कॉमन होगा. हाँ सर. प्रेशर तीनों का कॉमन होगा और टेम्परेचर भी कॉमन होगा. हाँ सर. यस. है ना? तो फाइनल टेम्परेचर T, फाइनल प्रेशर P. सब ध्यान से देख. तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है तो P0 L into A वॉल्यूम हो गया अपॉन R θ1. दिस विल बी इक्वल टू नया वाला प्रेशर इंटू नया वाला लेंथ L1 लिख देता हूं इंटू A अपॉन R और नया वाला टेम्परेचर थीटा लिख देता हूं. ठीक है. यस. A R गया तो यहां से मुझे मिला P0 L अपॉन θ1 is equal to PL1 upon theta. Let it be equation 1. यही कहानी हीलियम के लिए भी करेंगे, है ना? तो हीलियम के लिए भी अगर यही कहानी करेंगे तो खुद से देखो कुछ ऐसा आ जाएगा. P0 L upon θ2 is equal to PL2 upon theta. आएगा. हाँ सर. और यही कहानी फिर CO2 के लिए करेंगे तो मुझे फिर मिलेगा P0 L upon θ3 is equal to PL3 upon theta. है ना? तो मुझे आंसर तो L के टर्म में देना है. यस सर. तो मुझे नोन क्या क्या है? मुझे नोन है P0, नोन है L,
नोन है θ1, θ2 और θ3। अननोन क्या क्या है? P, L1, L2, L3, 4 अननोन है ना? थीटा भी अननोन है। हाँ, और थीटा भी अननोन है। ठीक है, हाँ तो हम लोग के पास एक दूसरा इक्वेशन है कि तीनों L का L1 प्लस L2 प्लस L3, इन तीनों का सम ये तो 3L के बराबर होना चाहिए ना? यस Yes. समझे या नहीं? हाँ सर। और नहीं तो उससे भी आसान काम ये कर सकते हो। सपोज फर्स्ट और सेकंड को अगर हम एक साथ लें, डिवाइड कर दें। देखो, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करोगे तो देखना जरा सा, मुझे मिलेगा L1 बाई L2 इज इक्वल टू θ2 बाई θ1 मिलेगा। हाँ सर। और जरा सा केल्विन में वैल्यू पुट करने के बाद θ2 θ1 कितना होगा बता दो मुझे एक बार। 258 upon 650. सॉरी, 258 upon 645. 258 upon 645. 258 अपॉन 45. 645। तो ये डेसिमल में कोई बताओगे कितना होगा? ये होता है 0.38. 0.38। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, जो बोलोगे मैं लिखता जाऊंगा। 0.4 है सर। ओ भाई साहब, Exact 0.4 है। एग्जैक्ट 0.4 है। हाँ Yes. हाँ ये मिल गया। ठीक, ऐसे ही मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो यहां से मुझे मिलेगा L2 अपॉन L3 अच्छा इज L1 ही कर इक्वल लो, टू, सबको L1 कर लो। सॉरी नहीं सर कुछ नहीं। नहीं समझा बेटा, कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं सर मैं कुछ और बोल रहा हूँ। नहीं सर इन दोनों को तो L2 अपॉन L3 इज इक्वल टू θ3 अपॉन θ2। तो θ2 तो 258 है, ऊपर बताया था आपने। θ3 कितना होगा? 430। 430। तो यहां से मुझे L2 L1 का रेशियो मिल गया, L2 L3 का, सॉरी कितना है डेसिमल में? 1.66. 1.66. 1.6. 1.66। ऐसे ही L3 L1 का भी रेशियो निकाल सकते हैं, Yes. है ना? तो ऐसे ही L3 L1 का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? सिमिलरली L1 अपॉन L3, तो फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा θ3 अपॉन θ1। θ3 है 430 और θ1 है 645। तो कितना हो गया? 0.66। 0 पॉइंट, बोलो बेटा। 66। यस। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन से, एक इससे, एक इससे और दूसरा इससे, such that L1 plus L2 plus L3 is 3L, है ना? साथ ही साथ मेरे पास ये भी तो है, L1 plus L2 plus L3 is 3L। तो इन चारों को यूज करके L1 L2 L3 नहीं मिल सकता है ना? तो जिन लोगों का नहीं हुआ था वो इन यहाँ तक लिख लो, चारों का यूज करके L1 L2 L3 मुझे बता दो, फिर मैं बताता हूँ इसके आगे कैसे सॉल्व करना है।
सर आ गए आंसर्स। कैलकुलेट कर लिया सबने L1 L2 L3? हाँ सर। सर आ गया। अच्छा, क्या आया बताइए? सर L1 0.6L, L2 1.5 और 1.5 L1 0.6L, L2 1.5 1.5 और और L3 0.9। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं, अच्छा, फाइनल प्रेशर कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा? सर Q इक्वल टू 0 होगा तो डेल्टा U प्लस समेशन डेल्टा U प्लस हाँ, समेशन very वर्क good. इक्वल टू 0। नहीं, वर्क क्यों? प्रेशर तो दोनों हर जगह कॉमन है, तो वर्क तो 0 ही होगा। हाँ समेशन डेल्टा सर यू इज टोटल 0। डेल्टा यू 0 हो जाएगा। उधर हाँ। से सर थीटा आ जाएगा, उधर से फिर प्रेशर फाइनल हो जाएगा। अब मुझे लगता है सबका हो जाएगा। तो थीटा भी नहीं चाहिए, डेल्टा डेल्टा टी को डेल्टा U1 पी भी लिख सकते हैं। प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3, इन तीनों का सम 0 होगा। यस सर। यस हाँ डेल्टा U के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एनआरटी अपॉन गामा -1। क्यों ऐसा लगाएंगे? क्योंकि सर डेल्टा U सब में NCV डेल्टा T होता है हाँ सर, ना? और सर एनआर डेल्टा टी को डेल्टा पी भी लिख लेंगे तो। हाँ ठीक है, तो समेशन NCV डेल्टा T दिस इज इक्वल टू 0, इसका यही मतलब हुआ। CV कुछ भी हो R अपॉन गामा -1 ही होता है। यस। तो थोड़ा सा और इसको ठीक कर दूं मैं, तो NRT को P डेल्टा V लिख देंगे। I mean P1, समझ रहे हो? गामा -1 पहले यहाँ कर दो, तो ये हाँ कुछ सर। ऐसा हो जाएगा, समेशन P फाइनल इंटू V फाइनल माइनस P इनिशियल इंटू V इनिशियल अपॉन गामा -1 का समेशन इज इक्वल टू 0। यस सर। P इनिशियल और V इनिशियल सबका सेम है। सेम है। यस P फाइनल सबका सेम है। यस। यस V फाइनल के लिए L फाइनल निकल चुका है, यस सर, गामा भी पता है। तो P फाइनल मिल जाए, सबका गामा भी पता है, तो P फाइनल मिल जाएगा। यस यस सर। जल्दी से मुझे आंसर बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूं। जिसने नहीं किया है पहले सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर बता दो। मैं वेट करता हूँ, जब जब बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, इसीलिए।
आ गया आंसर? बोलो। जिसको नहीं आया था आया आंसर, या मैं सॉल्व कर दूं? बोल तो सही। तो सर 13 अगला क्वेश्चन दे दो। इसका आंसर जिसको नहीं आया था सबको आ गया, या अभी भी कोई है जिसको नहीं आया, मुझे सॉल्व करना है, तो बोलो। आ गया सर। आ गया पक्का? यस सर। यस। ये कितना आया? 13 P0/12 वैसा था? यस सर 13/12 की नोट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक और देखो, अच्छा क्वेश्चन। ये आपके बुकलेट में भी होगा, शायद किया होगा आपने।
आया आंसर किसी को? फर्स्ट बोलो 80 जूल्स है। क्या बेटा? 80 जूल्स। 80 जूल आ रहा है इसमें। 80 जूल्स करेक्ट आ रहा है। वर्क डन ना? यस सर। करेक्ट आ रहा है। सेकेंड पार्ट पूछा है मोलर हीट कैपेसिटी। 9R/2। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दोनों का आंसर सही है। सो फर्स्ट का आंसर होगा 80 जूल, सेकेंड का आंसर होगा 9R/2। कैसे किया? सर यू को एनसीवी डेल्टा टी लिख के उसको इक्वेशन में डाल के इंटीग्रेट वगैरह किया। इंटीग्रेट किया। और कोई? नहीं सर, वो u को NF/2RT लेके वहां से फिर p और v के टर्म्स में इक्वेशन निकाल ली, फिर वहां से आ गया सर। फिर वहां से NF/2RT लिया, फिर PV⁻1/2 इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, तो वहां से सब सॉल्व। तो वहां के बाद क्या किया? सर वहां तो फिर फॉर्मूला है ना, वर्क डन इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस अल्फा, और फिर C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का फॉर्मूला लगाया, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ सर हाँ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस याद है किसी को? यस सर। अच्छा, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन क्या होता है? PV⁻x इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस। अच्छा, इसमें C की वैल्यू क्या होती है? बोलो, किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के C का वैल्यू क्या होता है? CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा। CV प्लस R अपॉन 1 minus alpha. 1 माइनस एक्स। अपने केस में x, ये C होगा, है ना? अच्छा, और किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? NR delta T upon 1 minus alpha. 1 minus x. NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस x, यही होता है सब में। तो अगर मुझे P और V में रिलेशन मिल गया तो डायरेक्टली मुझे आंसर मिल जाएगा सब, इसका मतलब यही हुआ ना? यस। तो अब आ जाओ यहां से। U इज नथिंग बट N इंटू C इंटू T, इसी को U कहते हैं। N इंटू CV इंटू T, इसी को N कहते हैं। U Yes. इज इक्वल टू A अंडर रूट V, ऐसा लिखा हुआ है। यस। अच्छा, साथ ही साथ ये दिया है कि डायटोमिक गैस है, तो डायटोमिक गैस का CV क्या होगा? 5R/2। 5/2R होगा। यस। इज इक्वल टू A V⁻1/2, ऐसा लिखेंगे। PV इक्वल टू nRT, यस सर। तो इसको लिखूंगा मैं 5/2 PV इज इक्वल टू A इंटू V⁻1/2। यस। x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मुझे फाइनली मिल जाएगा P इंटू V⁻1/2 इज इक्वल टू 2/5 A, जो लिखना है लिखो, कांस्टेंट, ऐसा मिल जाएगा। यस सर। तो यहाँ से x मुझे मिल गया 1/2। यस सर। तो x 1/2 मिल गया, तो C क्या हो गया? CV दैट इज 5/2R प्लस R अपॉन 1 माइनस 1/2, है ना?
तो ये 9/2r, ये एक आंसर हो गया। यस सर। और यहीं से मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, वर्क डन मिल जाएगा। nr डेल्टा टी, अच्छा डेल्टा टी के बारे में कुछ दिया है, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कुछ तो दिया होगा। सर डेल्टा यू दिया। तो डेल्टा यू दिया ना सर, तो डेल्टा टी। अच्छा हाँ डेल्टा यू 1000 दिया है मुझे, 100 सॉरी, डेल्टा यू 100 जूल दिया है, ठीक है। तो डेल्टा यू 100 जूल दिया है, मीन्स डेल्टा यू इज 100 जूल, दैट इज n 5/2r डेल्टा t इज 100 जूल, यही मतलब हुआ। यस। So nr delta t 200/5, that is 40 जूल। यस सर। तो यहाँ पर W के साथ हम पुट कर देंगे nr डेल्टा t अपॉन 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा 2 times nr डेल्टा t, that is 2 times 40, which is 80 जूल। सर ये वाला काफी छोटा था। और कैसे किया आपने? सर मैंने वो इंटीग्रेशन यूज किया था तो लंबा हो अच्छा गया। हाँ वो भी कर, ये सब तो फॉर्मूला वहीं से आया है। सबको आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ो। Yes, sir. तुम लोगों को सर ने थर्मल स्ट्रेस पढ़ाया है क्या? नहीं सर, सर ने कहा था वो फ्लूइड तो मैकेनिक्स बोला में बाद पढ़ेंगे। में करें। हाँ बाद में पढ़ाएंगे। सर हीट ट्रांसफर का दे सकते हो? नहीं हीट ट्रांसफर तो करेंगे, तब तक थर्मल स्ट्रेस में सोच रहा था दूं कि नहीं, वही सोच रहा हूँ। सर तो ट्राई थर्मल, करके सर आप देखे तो देखो। सर थर्मल एक्सपेंशन का नहीं कराया आपने शायद से। नहीं थर्मल एक्सपेंशन वैसे इजी है, बट उसका जो थर्मल स्ट्रेस वाला पोर्शन है ना, वही थोड़ा बहुत ठीक है। चलो एक थर्मल नहीं एक्सपेंशन कर लो अगर तुम्हें लगता है तो। एक थर्मल एक्सपेंशन सबका आंसर आना चाहिए, इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। थर्मल एक्सपेंशन में अच्छा क्वेश्चन तभी आता है जब थर्मल स्ट्रेस इंक्लूडेड हो, नहीं तो मजा नहीं आता, इसलिए पूछा। इसको कोशिश करो।
आया आंसर कुछ? हाँ सर। क्या आया? सर 10.3 सेकेंड। Yes, sir. Yeah. सर मुझे 31.04 आ रहा है। Yes, sir. 31.104. Yes, sir. 31.1. हाँ सर। सबको अलग अलग आ रहा है, तो देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन दिया था। 20 सेकेंड। अब बताओ कितना कितना आ रहा है? 31.1 seconds. 31.104। 10.3. गलत आ रहा है सबको। 10.37। हाँ सर, 10. हाँ, 10.37 वाला आंसर सही है। वो सर क्यूबिकल एक्सपेंशन दिया था। अच्छा। हाँ, जो ये क्यूबिकल एक्सपेंशन दिया है गामा, तो मैं 12 लेके गया था। अल्फा तो तो इसका by 1/3 होगा ना। by 3 रहेगा। टाइम 1/3 हाँ सर। दूसरा, ये टाइम लॉस होगा या गेन होगा? गेन होगा। गेन होगा। गेन होगा, टाइम गेन। लॉस कब होता है, गेन कब होता है? लॉस जब श्रिंक होता है। टेम्परेचर में बोलो, टेम्परेचर इंक्रीज हो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गेन होता तो टाइम लॉस होता है या गेन होता है? गेन होता है। Ten. नहीं सर, आपने क्या लॉस पूछा? फिर जब आपने क्या length- पूछा? मैंने पूछा इसमें टाइम लॉस होगा या गेन होगा? सर लॉस होगा क्योंकि Loss होगा। टाइम ज्यादा रहेगा पेंडुलम। टाइम लंबा जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा तो लॉस होगा। घड़ी स्लो होगा या फास्ट होगा? स्लो हो जाएगा। लो होगा सर। स्लो होगा। वेरी गुड। सबको आता होगा ये कॉन्सेप्ट, बताने की जरूरत नहीं है शायद। कोई ऐसा नहीं। है जिसके लिए मुझे बताना है तो बोलो। कितना? 10.37 है। सर एक बार बता दो ना। अच्छा बता दूं, ठीक है, तो चलो बता देता हूँ। देखो, सिंपल पेंडुलम का या क्लॉक पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g। यस। अच्छा, तो करेक्ट टाइमिंग जब दे रहा होगा, मान लो किसी टेम्परेचर पे θ0 पे, तो ये T0 ये L0, तो नए वाले टेम्परेचर पर टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय g, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा पुराना वाला टाइम पीरियड इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर 1/2 इस नया वाला टाइम पीरियड आया ना। हाँ सर। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से अगर अल्फा छोटा है अल्फा डेल्टा थीटा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। यस सर। तो इसको लिख सकते हैं T0 प्लस T0/2 अल्फा डेल्टा थीटा इज T। यस। अच्छा, यानी कि चेंजिंग टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। जब ये करेक्ट टाइम देगा तो T0 की वैल्यू कितनी होगी? पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड कितना होता है, एक्चुअल टाइम पीरियड? बोलो। अरे क्लॉक पेंडुलम या सेकेंड्स पेंडुलम जिसको कहते हैं, टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। तो T0 की वैल्यू 2 सेकेंड्स हो गई, तो डेल्टा T हो गया अल्फा डेल्टा थीटा।
मतलब हर 2 सेकेंड में इतने का जूल है। यस सर। हर 2 सेकेंड में इतने से घड़ी स्लो हो जाता है, यही मतलब है ना। यस सर। तो टाइम लॉस पर डे कितना होगा? तो टाइम लॉस पर डे हम ऐसा बोल सकते हैं, अल्फा डेल्टा थीटा का लॉस है 2 सेकेंड में, तो अबाउट बाई 2 पर सेकेंड हो गया। yes sir और एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। तो ऊपर आएगा हाँ मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 86,400 से, yes है ना। अब बता दो वैल्यू क्या क्या दिया है, देख लो। अल्फा कितना दिया है? 36 into 10 to the power minus 6 नहीं, ये तो गामा दिया है ना, by 3 तो ये 12 हो जाएगा। 12 12 into 10 10 raised to minus 6। और टेम्परेचर कितना से इंक्रीज किया? 20. 20 डिग्री 20। तो इंटू 86,400 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 10। तो देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, so 12 into 0.86 ऐसा होगा। हाँ सर। तो प्रोबेबली ये 10 पॉइंट कितना आया था? 37. 37 सेकेंड्स आंसर आएगा। समझा सर। पक्का? यस सर। चलो एक और देखते हैं। देखते हैं, हो जाना चाहिए वैसे। चलो एक और देख लो थर्मल एक्सपेंशन का। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सबका सॉल्व होना चाहिए, इजी क्वेश्चन। वो 27 डिग्री सेल्सियस इधर चला गया, तो ये एट 27 डिग्री सेल्सियस ऐसा। कोशिश करो।
So बोलिए। आंसर 75.04 है। तो चैट में है सर। अच्छा आंसर बताया क्या? 75.0405। 75.0405 देखते हैं। वेरी गुड। देखो बैरोमीटर 27 डिग्री सेल्सियस पर 75 सेंटीमीटर देता है रीडिंग, है ना? जबकि इसके साथ जो स्केल लगा है वो करेक्ट रीडिंग 0 डिग्री सेल्सियस देता है। बोलो। हाँ सर। तो जो स्केल 27 डिग्री सेल्सियस पर 75 सेंटीमीटर दिखा रहा है वो एक्चुअल में 75 से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। कम होगा। नहीं सर आपने क्या पूछा सर आपने? मैंने कहा एक स्केल है मेरे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस पर करेक्ट रीडिंग दिखाता है। हाँ। तो 27 पर ये जो रीडिंग दिखाएगा वो एक्चुअल से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा ना, क्योंकि आंसर हमको ज्यादा आया थोड़ा। मैंने आंसर को मालूम बोली, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। नहीं सर कम ही होगा सर, क्योंकि कम होगा सर। जो आएगा वो नॉर्मल से ज्यादा होगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सिंपल कह रहा हूँ एक स्केल है मेरे पास, ये स्केल करेक्ट रीडिंग बताता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और मैं इसको 50 डिग्री सेल्सियस पर यूज करता हूँ और ये किसी चीज की रीडिंग 100 सेंटीमीटर बताता है, तो एक्चुअल में रीडिंग 100 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। श्योर? यस सर। वेरी गुड। तो जो 27 डिग्री सेल्सियस पर 75 रीडिंग बता रहा है एक्चुअल में रीडिंग उससे ज्यादा है। यस। है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल रीडिंग ये हमारा होगा 75 सेंटीमीटर इंटू कितना ज्यादा होगा, तो अल्फा डेल्टा टी ज्यादा होगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ सो 1 + अल्फा डेल्टा 54 × 10⁻⁻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 ⁻
सो 75 1 प्लस अल्फा कितना है 2 into 10 raised to minus 2 5 into 10 raised to minus 5 -5 और डेल्टा टी मेरे पास है 27 है ना। तो ये हो गया 75 into 1.54 में 3 जीरो लगा दो तो 1 2 3 0 54 ऐसा होगा। हाँ अच्छा ये सेंटीमीटर एक्चुअल रीडिंग है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा रो जी एच। तो सेंटीमीटर में ही पूछा है ना क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था। अच्छा आंसर सेंटीमीटर में बोला क्या सर क्वेश्चन में जब वैल्यू 75 दी तो आंसर भी इसमें देना। हाँ ठीक है तो ये कितना आएगा 75 इंटू समथिंग 75.04 75.04 ठीक है। हाँ। आंसर में 0405 लिखा हुआ है तो होगा मल्टीप्लाई करके देखेंगे समझ में। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में सबको। यस सो मोस्टली थर्मोडायनामिक्स पार्ट कराने को तो बहुत करा सकता हूँ। तो अगली क्लास में
थर्मोडायनामिक्स में जिसमें हीट ट्रांसफर मिक्स होगा वो करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय सर, थैंक यू। या बाय सर। Thank you, sir. Hi, sir. Sir, Thank thank you. you. बाय।